जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस में बताया था आपको कि हम यहां पर 12th कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बायोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी की एक भी लाइन मिस नहीं होने देंगे। और एनसीईआरटी है तो आपके 12th एग्जाम बोर्ड आ जाएंगे। उसके बाद में आपको नीट प्रिपरेशन के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वहां लाइन टू लाइन को लेकर चलेंगे, जहां एक भी लाइन आपकी मिस नहीं होने देंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, जहां हमारा टॉपिक लिखा हुआ है सेकंड टॉपिक यानी सेकंड लेक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र की बात। और बेटा मादा प्रजनन तंत्र की बात करें तो जैसा हमने नर प्रजनन तंत्र में कहा था आपको कि कुछ भाग मिलकर के नर प्रजनन तंत्र बनाते हैं, सेम उसी प्रकार से मादा प्रजनन तंत्र को भी निम्न भाग मिलकर बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा बेटा अंडाशय। सबसे पहले क्या आएगा? अंडाशय आएगा। अंडाशय को हम बेटा ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। दूर पास में अंडाशय के दूसरे भाग पर आएगा अंडवाहिनी, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तीसरा भाग आएगा गर्भाशय। गर्भाशय का यूटेरस। चौथा भाग होगा अपने पास में योनि, हम वैजाइना कहेंगे। पांचवा पार्ट होगा बाह्य जननेंद्रिया, और बाह्य जननेंद्रियों को हम कहेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया। और सिक्स्थ पार्ट यहां हम ऐड करेंगे स्तन ग्रंथियों को। किसको ऐड? स्तन ग्रंथियों को, जिसे हम मेमरी ग्लैंड्स कहेंगे। अर्थात मादा प्रजनन तंत्र को बनाने में इन 6 भागों का हाथ होगा। ये हम ये भी कह सकते हैं कि सहायक ग्रंथियों का भी हाथ होता है। कुछ मेन ऑर्गन होते हैं और कुछ सहायक अंग होते हैं, जो मिलकर के किसको बनाते हैं? कंप्लीट मादा प्रजनन तंत्र को बनाते हैं। अब अगर इनकी प्रेजेंस की बात करें कि ये कितनी कितने भागों में या कितने कितने उपस्थित होंगे, तो समझिएगा बेटा यहां पे हम अगर यहां बात करें तो ओवरी जो होती है वन पेयर्ड होती है। ओवरी कितनी होगी? वन पेयर्ड, यानी एक जोड़ी। कितनी होगी? एक जोड़ी होगी। यानी अंडाशय कितने होंगे? 2 होंगे। अंडवाहिनी की बात करें तो अंडवाहिनी भी कितनी होंगी? वन पेयर होंगी, एक जोड़ी होगी। उसी प्रकार हम बात करें गर्भाशय की, तो गर्भाशय जो होता है सिंगल होता है, अकेला होगा। गर्भाशय क्या होता है? सिंगल होता है, यानी एक होगा। वही योनि की बात करें तो योनि भी क्या होगी? सिंगल होगी। बाह्य जननेंद्रियों की बात करें तो ये कई भागों से मिलकर के बना होता है। स्तन ग्रंथियों की बात करें तो ये भी वन पेयर्ड होती है, यानी कि 2 स्तन होते हैं, वहां पर अनेक स्तन ग्रंथियां आकर के मिल जाती। तो ये मादा प्रजनन तंत्र के कुछ भाग होते हैं। अगर बेटा यहीं पर हम बात करें तो ये जो मेमरी ग्लैंड्स है, ये जो मेमरी ग्लैंड्स है वो मादा प्रजनन तंत्र के, मादा प्रजनन तंत्र के साथ में, भागों के साथ में रचनात्मक व क्रियात्मक रूप से जुड़ी होती है। रूप से जुड़ी होती है, यानी कि स्तन ग्रंथियां जो होती है वो मादा प्रजनन तंत्र के साथ में ही जुड़ी होती है, यानी कि मादा प्रजनन तंत्र के ही हिस्सों में इनकी बातें कर सकते हैं।
अब कंप्लीट बात होती है हमारे पास में, तो अब एक डायग्राम बनाते हैं जिसके माध्यम से हम कंप्लीट मादा प्रजनन तंत्र के हिस्सों की चर्चा करते हैं। तो हम यहां पर एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। देखो, डायग्राम को क्रिएट करने के लिए ये मैंने एक छोटा सा मादा प्रजनन तंत्र के लिए डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। अब ये किस प्रकार से काम करेगा तो समझिएगा, ये किस प्रकार से काम करेगा तो समझिएगा। ये हमने एक डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम में बेटा प्रेजेंट होगी तो समझिएगा, ये जो भाग है यहां पर ये इस प्रकार से दोनों साइडों के अंतर्गत एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम ओवरी कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? ओवरी कहेंगे, अंडाशय कहेंगे। ठीक है, इस अंडाशय की बात करें तो ये जो अंडाशय होता है प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है किसका? मादा का। अब इस ओवरी के काम क्या क्या होंगे? तो ओवरी का फर्स्ट काम होगा युग्मक निर्माण का। इसका फर्स्ट काम क्या होगा बेटा? युग्मक निर्माण का। और मादा के अंतर्गत जो युग्मक बनेगा उसको हम कहेंगे बेटा ओव्यूम। क्या कहेंगे? ओव्यूम। यानी कि अंडे का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा? अंडाशय में होगा। कहां होगा? अंडाशय में। इसके अलावा ये जो अंडा, ये ओव्यूम जो होगा या ये अंडा जो होगा, अब अंडाशय में हार्मोन भी होगा और ये जो हार्मोन होगा ना ये स्टेरॉइड प्रकृति का होगा। कौन सी का होगा? स्टेरॉइड प्रकृति का होगा। तो वो भी कहां से निकलेगा? अंडाशय। अच्छा, अंडाशय कहां पाया जाएगा बेटा? तो उसके लिए याद रखना आप उधर के पार्श्व में स्थित होगा या उधर के नीचे की ओर दोनों साइडों में स्थित होगा, क्योंकि दो भाग बने तो दोनों साइडों में स्थित होगा। उधर के दोनों ओर स्थित होगा। ये लो, दोनों ओर स्थित। अच्छा, अंडाशय की लंबाई कितनी होगी? तो याद रखना अंडाशय की जो लंबाई होगी बेटा वो 2 से 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 2 से 4 सेंटीमीटर। तो ये अंडाशय की कुछ बातें होती। अंडाशय की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगी वो हम बाद में बात करेंगे जब हम अंडजनन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां हमने अंडाशय के कुछ पार्ट्स लिखे हैं कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है। जैसे कि मैं देखो यहां लिख देता हूं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अपन ने यहां पे ओवरी किया। ठीक है, ओवरी के लिए मैंने पहली लाइन लिखी बेटा क्या? प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है। क्या होगा? प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। फर्स्ट बात तो ये याद रखना। दूसरा, ओवरी क्या करेगा? क्या करेगा बेटा? युग्मक का निर्माण। ओवरी क्या करेगा बेटा? युग्मक का निर्माण। और ये जो युग्मक बढ़ेगा ये क्या होगा? ओव्यूम। दूसरा मैं अगर यहां बात करूं तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा कहां प्रेजेंस होगा? तो उधर के दोनों ओर स्थित होगा। दोनों ओर स्थित होगा। मैंने क्या बताया आपको एक बात? कौन सी प्रकृति के हार्मोन निकालेगा? स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित करेगा। अच्छा, याद रखो क्योंकि हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, जो सेक्स हार्मोन होते हैं, वो कौन सी प्रकृति के होंगे? स्टेरॉइड प्रकृति के होंगे। इसके बाद में मैंने क्या कहा आपको? अंडाशय की लंबाई। अंडाशय की लंबाई वो कितनी होगी? 2 से 4 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? ये अंडाशय की बात हो गई। देखो मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा और फिर आपको यहां पर कुछ नोट्स के लाइन के थ्रू पे लिखाऊंगा जो आप नोट कर सकते हो अपनी बुक्स में। ये बात हो गई। अब एनसीईआरटी में इसके जस्ट नीचे एक लाइन और दे रखी है आपको
कि ये जो अंडाशय है, ये जो अंडाशय है, या मैं कहूं कि ये जो ओवरी है ना, ये किससे जुड़ती है, ये किससे जुड़ती है, तो मैं लिखूंगा श्रोणी भित्ति। किससे लिखूंगा, श्रोणी भित्ति से। साथ में इनके क्या जुड़ा होगा, गर्भाशय। श्रोणी भित्ति और गर्भाशय दोनों जुड़ते हैं, और इन दोनों को जोड़ने का जो काम है, इन दोनों को जो जोड़ने का काम है बेटा, वो किसका होगा, लिगामेंटों का, यानी कि स्नायु का। अब इन स्नायुओं को हम क्या कहेंगे बेटा, मीजोवेरियन। क्या कहेंगे, मीजोवेरियन तंतुओं से मिलकर के या तंतुओं से जुड़े होते हैं। अंडाशय के साथ में कौन जुड़ेगी, श्रोणी भित्ति प्लस गर्भाशय, साथ में कौन जोड़ेगा इनको, लिगामेंट। क्लियर बात है। दूसरी बात, और एक और लाइन लिखवाता हूं मैं यहां पे, कि ये जो गर्भाशय है, ये जो गर्भाशय है, ये अंडाशय से जुड़ रहा है। गर्भाशय जो है वो किससे जुड़ रहा है, अंडाशय से जुड़ रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, इस गर्भाशय के साथ में, या गर्भाशय जो है वो किससे जुड़ा, एपिथीलियम से। एपिथीलियम से जुड़ करता है, एपिथीलियम से जुड़ता है, जिसे मैं क्या कहूंगा, अंडाशय पीठिका। क्या कहूंगा मैं बेटा, अंडाशय पीठिका। क्या कहूंगा, अंडाशय पीठिका कहूंगा। और इस अंडाशय पीठिका को अपन क्या कहेंगे, ओवेरियन, ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या कहेंगे, ओवेरियन स्ट्रोमा। ये बात हो गई अंडाशय पीठिका, ये एग्जैक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। अब हम क्या करेंगे, फिर इस अंडाशय पीठिका को दो भागों में बांटते हैं, और अंडाशय दो भाग कौन से होंगे, तो यही मैं बना देता हूं बेटा, परिधीय वलकुट। कौन होगा, परिधीय वलकुट। और दूसरा होगा बेटा मध्यांश भाग। कौन सा भाग होगा, मध्यांश। अब सिंपल बातें समझो, अगर स्ट्रोमा का परिधीय भाग है, स्ट्रोमा का परिधीय भाग है, तो वो तो क्या है, परिधीय वलकुट। और अगर स्ट्रोमा का आंतरिक भाग है, इनर पार्ट है, तो वो कौन होगा, मध्यांश होगा। वो कौन होगा, मध्यांश। तो इस प्रकार से हम अंडाशय की कंप्लीट की चर्चा कर सकते हैं। अब सपोज देन हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, और दूसरा पार्ट हमने क्या लिखाया, अंडवाहिनी। तो ये जो दो हाथ नुमा संरचना दिख रही है ना आपको, इस प्रकार से ये घूमी हुई, ये वाला भाग। अब ये जो भाग है, ये क्या है, अंडवाहिनी। यहां पर क्या लटका हुआ था, अंडाशय। अब ये भाग क्या है, अंडवाहिनी। समझ रहे हो बात को। तो इसको हम कहेंगे बेटा अंडवाहिनी। क्या कहेंगे, अंडवाहिनी। और इस अंडवाहिनी को इंग्लिश में क्या कह रहा हूं मैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या कहूंगा मैं, फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब भी ना कहें तो इसे हम ओविडक्ट कह सकते हैं। अंडवाहिनी है तो इसको ओविडक्ट कह देंगे या फैलोपियन ट्यूब कह देंगे। अब इस अंडवाहिनी की प्रेजेंस की बात करें तो मैंने बताया ये कितनी होगी, 1 पेयर। ये जो अंडवाहिनी है वो कितनी होगी, 1 पेयर। और अंडवाहिनी जो है या इसकी जो लेंथ है, हम इसकी लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अंडवाहिनी की बात होगी। लेकिन दिक्कत यह है, क्या अंडवाहिनी के पार्टीशन होंगे क्या, तो बिल्कुल अंडवाहिनी के पार्टीशन होंगे, और इसके 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट। ये जो पार्ट से ऊपर वाला पार्ट होगा इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम। इसका दूसरा पार्ट होगा एम्पुला, और इसका तीसरा पार्ट होगा इस्थमस।
पहला पार्ट इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट एम्पुला और तीसरा पार्ट इस्थमस होगा बेटा। अच्छा, इनको हम कैसे बांटेंगे तो समझो, इनफंडिबुलम जो होगा, फंडिबुलम जो होगा वो कीप के समान होगा। किसके समान होगा? कीप के समान। ऊपर से तो अपने पास में चौड़ा, नीचे से धीरे धीरे क्या होता जाएगा? सकरा होता जाएगा। अच्छा, ये क्या काम करता है? ये क्या काम करेगा तो समझिए, इस इनफंडिबुलम के पास में कुछ उंगली नुमा परवर्ध पाए जा रहे हैं। देखो ये रहे उंगली नुमा परवर्ध, उंगली नुमा परवर्ध पाए जाते हैं और इन उंगली नुमा परवर्धों को हम फिम्ब्रे कहते हैं। क्या कहेंगे? फिम्ब्रे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी हो गई बेटा? फिम्ब्रे की। और फिम्ब्रे को मैं शुद्ध हिंदी में झालर कहूंगा। तो हम ये कहेंगे इनफंडिबुलम के भाग पर उंगली नुमा परवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें झालर कहते हैं। और इन झालर्स का काम क्या होगा तो लिख दो यहां पे, अंडों को कलेक्ट करने का, अंडों को कलेक्ट करने का काम करता है। ये लो बेटा, ये हमने बना दिया। अब आते हैं दूसरे भाग पे, एम्पुला पे आते हैं। तो एम्पुला की अगर हम बात करें तो देखो यहां हम लिखेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं बेटा। देखो यहां हम लिखेंगे चौड़ा व मध्य भाग, चौड़ा व मध्य भाग। एम्पुला का भाग कौन सा होगा? जो अंडवाहिनी का एम्पुला जो होगा वो चौड़ा होगा और मध्य भाग होगा। काम क्या होगा इसका बेटा? तो इसके काम के लिए भी याद रखना है आपको, निषेचन की सहायक। ये हमने बना दिया एम्पुला। अब आएंगे हम इस्थमस भाग पे। अब ये जो इस्थमस भाग है बेटा, ये जो इस्थमस भाग है इसको हम कहेंगे संकीर्णन भाग। कैसा भाग कहूंगा मैं? संकीर्णन भाग कहेंगे। और ये क्या कर रहा है तो ये गर्भाशय से जोड़ता है, गर्भाशय से जोड़ता है। क्लियर बात है? ये इस्थमस की बात हो गई और अंडवाहिनी की बात हो गई। इसके बाद में हम आए गर्भाशय पे। किस पे आए? गर्भाशय पे। अब देखो गर्भाशय, ये वाला पूरा भाग जो है, ये वाला जो पूरा भाग है ये किसका है? गर्भाशय का। अब देखो गर्भाशय को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो देखो पहले तो मैं इसको लिखूं गर्भाशय, इसको मैं क्या लिख रहा हूं? गर्भाशय। और गर्भाशय जो है वो कैसा होगा, या गर्भाशय का दूसरा नाम हम लिखें तो इसे हम यूटेरस लिख सकते हैं। देखो एक एक लाइन की बात कर रहा हूं मैं। अब गर्भाशय जो है इसको हम क्या कहेंगे तो देखो उल्टी नासपति के समान, उल्टी नासपति के समान, यानी उल्टी नासपति का जो आकार होगा वही किसका होगा? गर्भाशय का। इसके अलावा हम यहां लिख सकते हैं वूम्ब के समान। किसके समान? वूम्ब के समान। इसको मैं बच्चा दानी भी कह सकता हूं। क्या कह सकते हैं? बच्चा दानी भी कह सकते हैं। ये बात हो गई किसकी? गर्भाशय की। अब देखो इस गर्भाशय के अंदर गर्भाशय भित्तियां भी पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? गर्भाशय भित्तियां भी पाई जाएंगी। और गर्भाशय भित्तियां जो होंगी वो 3 होती है। कितनी होती है? तो ये कुछ इस प्रकार से संरचना बनी। देखो कुछ इस प्रकार से संरचना बनी होती है। अब इनका अगर हम बंटवारा करें बेटा तो इनकी गर्भाशय भित्तियां जो होंगी वो 3 होंगी। बाहर की तरफ वाली पेरीमीट्रियम, अंदर की तरफ वाली मायोमीट्रियम और सबसे अंदर वाली एंडोमीट्रियम। गर्भाशय के बाहर वाली पेरीमीट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। क्लियर बात है? अच्छा
अब हम देखो इनके निरूपित करते हैं, इनके लिए भी हम निरूपित करते हैं। तो गर्भाशय भित्ति को हमने बंटवारा कर दिया 3 भागों। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग बेटा। तो पहला पेरीमीट्रियम, दूसरा मैं लिख रहा हूं बेटा मायोमीट्रियम, और तीसरा मैं लिख रहा हूं बेटा एंडोमीट्रियम। यानी कि टोटल कितने भाग हो गए? 3 भाग। अब पेरीमीट्रियम के लिए अगर हम लिखें तो पेरीमीट्रियम जो है गर्भाशय की सबसे बाहरी भाग होता है। तो हम लिखेंगे यहां पे, पेन चेंज करें देखो, तो लिखे यहां पे गर्भाशय की बाहरी भित्ति। तो गर्भाशय की सबसे बाहर कौन सी भित्ति होगी? पेरीमीट्रियम। अब इस गर्भाशय भित्ति का काम क्या होगा, ये कैसी होती है? तो याद रखना बेटा, कैसी होगी? झिल्ली होती है। और बेटा एक चीज और याद रखो, बाहर की ओर है तो सिंपल बात है, गर्भाशय को प्रोटेक्शन देगी। क्या देगी? प्रोटेक्शन देगी। समझ रहे हो बात को? अब याद करो, मायोमीट्रियम जो होगा तो उसके लिए हम कहेंगे वह चौड़ा स्तर, या हम यहां पर लिखेंगे सवैनीय स्तर। हम लिखेंगे मोटा व सवैनीय स्तर। ये तो बात हो गई किसके लिए? मायोमीट्रियम के लिए। और एक चीज और याद रखो बेटा, मोटा भाग है ये कहां स्थित है? मध्य भाग। मैंने पहले बताया सबसे बाहर क्या होगा? सबसे बाहर क्या होगा बेटा? सबसे बाहर क्या होगा? पेरीमीट्रियम। बीच में कौन होगा? मायोमेट्रियम। तो मैंने लिख दिया मध्य भाग। अच्छा ये क्या होगा? कौन सी पेशियों से बना होता है? तो हम लिखेंगे यहां पे स्मूथ मसल्स से बना होगा। स्मूथ मसल्स से बना होता है, तो चिकनी पेशियों से बना होता है। क्लियर बात है? अच्छा ये जो चिकनी पेशियां होती है ये काम क्या करेंगी? तो याद रखना, प्रसव के समय, प्रसव के समय संकुचन में सहायक होती है। संकुचन में कौन है? मायोमेट्रियम। कौन है? मायोमेट्रियम। अच्छा प्रसव क्या होगा? तो इसे पैचुरेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और प्रसव वो प्रक्रिया होती है जिसमें शिशु को योनि द्वार द्वारा बाहर निकाला जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्रसव कहते हैं। या शिशु को बाहर निकालने की प्रोसेस क्या है? प्रसव है। अच्छा तीसरी कौन है? एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम कहां है? आंतरिक भित्ति। कौन है? आंतरिक भित्ति। पहली बात तो ये हो गई। अब इसके बाद में हम बात करें ये क्या काम करती है, तो हम लिखेंगे साइक्लिक चेंज करती है। साइक्लिक चेंज, साइक्लिक चेंज का मतलब है चक्कर को बदलती है। कौन से चक्कर को बदलेगी बेटा? तो मैं लिखूंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्कर को बदलने का काम करती है। क्लियर बात है? तो ये तो क्या हो गई? गर्भाशय भित्ति। अब हम गर्भाशय को ही 3 भागों में बांटते हैं। तो देखो मैं वापस से डायग्राम पे आता हूं। गर्भाशय को हम कितने भागों में बांटेंगे? वापस से 3 भागों में। अब गर्भाशय के 3 भाग कौन से होंगे बेटा? तो समझिएगा, आप इस बात को समझिएगा, गर्भाशय के 3 भाग कौन से? गर्भाशय के जो 3 भाग होंगे बेटा, होगा फंडस, एक होगा बॉडी, और एक होगा सर्विक्स। एक क्या होगा? फंडस, सबसे ऊपर का उभरा हुआ भाग फंडस, बीच वाला भाग बॉडी, और नीचे का सकरा भाग जो होगा वो क्या होगा? सर्विक्स होगा। अच्छा अब इनके लिए भी हम एक चार्ट निरूपित करते हैं बेटा। इनके लिए भी अगर हम एक चार्ट निरूपित करें तो फिर गर्भाशय को हम कितने? 3 भागों में। पहला भाग जो होगा वो कौन होगा? फंडस। दूसरा भाग क्या होगा?
बॉडी, और तीसरा भाग क्या होगा? सर्विक्स होगा। अच्छा, फंडस, बॉडी और सर्विक्स में क्या डिफरेंस है तो समझिएगा। सिंपल लाइन में ले, गर्भाशय का ऊपरी भाग कौन सा है? फंडस। मैं लिख, फंडस जो होगा वो किसके समान होगा? गुंबद के समान, समान होगा, गुंबद के समान होगा। मैं लिखूं यहां पे कि ये जो फंडस ये किससे जुड़ेगा? तो याद रखना, इस्थमस से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? इस्थमस से। और इस्थमस किसका भाग था बेटा? याद रखना, ओविडक्ट से जुड़ता है। क्लियर बात है? फंडस ऊपरी भाग किसके समान? गुम्मद के समान। किससे जुड़ेगा? इस्थमस से। यानी ये संरचना थी अपने पास में, जैसे ये संरचना मैंने बताई थी, तो ये तो क्या हो गई? अंडवाहिनी। ये वाला भाग अपना हो गया फंडस भाग, गर्भाशय गुंबद भाग। ये बॉडी भाग, और नीचे का भाग किसका हो गया? सर्विक्स का। बॉडी के लिए क्या लिखेंगे? मुख्य भाग। क्या लिखूंगा मैं? मुख्य भाग होता है। या बीच पूरा भाग, बीच का पूरा भाग जो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम तीनों से घिरा हुआ है। और फिर हम बात आएंगे सर्विक्स पे। तो देखो, सर्विक्स के लिए मैं एक ही चीज लिखूंगा, गर्भाशय प्लस योनि। गर्भाशय प्लस योनि मिलकर के क्या बनाती है बेटा? सर्विक्स। तो मैं सिंपल बात कहूं, गर्भाशय का बीच का यानी बॉडी वाला भाग, पीछे का योनि का भाग, दोनों के बीच की जो जगह है, गर्भाशय के बॉडी भाग को और योनि भाग को जोड़ने वाला जो भाग है वो क्या है? सर्विक्स है। अच्छा, मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा यहां पे नोट के अंतर्गत इंपोर्टेंट पॉइंट लगा करके, फिक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा प्लस वेजाइनल कैनाल, वेजाइनल कैनाल दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? बर्थ कैनाल। क्या बनाएंगी? बर्थ कैनाल, जिसे मैं क्या कहता हूं? जन्म नाल कहूंगा। यहां से शिशु को बाहर निकाला जाता है, एक बच्चे का जन्म होता है। क्लियर बात है? तो ये तो क्या हो गई? गर्भाशय की बात। एक बार फिर से हम डायग्राम में, एक बार फिर से हम डायग्राम की ओर रुख करते हैं। और जब डायग्राम की ओर रुख करते हैं तो के बाद वाला जो भाग होगा, ये वाला, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? वेजाइना। इसे क्या कहेंगे? वेजाइना। अब वेजाइना कैसी होती है? तो सीधी सी बात कहेंगे, गर्भाशय भित्ति जो है उभर कर एक लचीली पेशीय समान संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। क्या कहेंगे? योनि। अब इस योनि के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इसको आंशिक रूप से ढककर रखती है, यानी ढककर रखती है, योनि को ढककर रखती है। उस झिल्ली को हम कहते हैं हाइमन झिल्ली। क्या कहेंगे? हाइमन झिल्ली। अब ये जो हाइमन झिल्ली है ना, इसका मेन काम क्या है? इसको ढककर रख रही है। दूसरी बात, कई बार ये हाइमन झिल्ली फट जाती है। अब कब फटेगी? तो सिंपल बात कहेंगे, साइकिल चलाते समय फट सकती है। दूसरी बात, घुड़सवारी करते समय फट सकती है। तीसरी बात, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम मैथुन के समय भी फट सकती है। ठीक है, टेम्पोनन को घुसेड़ते समय भी फट सकती है। तो ये सारे के सारे जो पोर्शंस होते हैं वो मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा होते हैं। अच्छा, इस मादा प्रजनन तंत्र के एक और भाग की बात करें तो हम पीछे की तरफ चलते हैं और एक डायग्राम और बनाएंगे। हेडिंग होगा अब बाह्य जननेंद्रिया। क्या होगा बेटा? जननेंद्रिया। और इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो अब हम बात करते हैं बाह्य जननेंद्रिया की। और बाह्य जननेंद्रिया की बात करें तो ये जो बाह्य जननेंद्रिया है ये भी कुछ भागों से मिलकर के बनती है। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, या डायग्राम है अपने पास में तो उसको निकाल लेते हैं और उसके आधार पे हम संपूर्ण जननेंद्रियों की चर्चा करेंगे। संपूर्ण जननेंद्रियों की चर्चा करेंगे। तो यहां पर हमने एक बाह्य जननेंद्रियों का एक डायग्राम बना लिया है। बाह्य
जनेंद्रियों का एक डायग्राम ले लेते हैं और इस डायग्राम के आधार पर हम संपूर्ण की चर्चा करते हैं। तो देखो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले भाग से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे अपन कंटिन्यू आते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे मोना प्यूबिस कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? मोना प्यूबिस कहते हैं। और इस मोना प्यूबिस को हिंदी में हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जगन सेल कहते हैं। अच्छा, ये जगन सेल है क्या? तो हम सीधी बात कहेंगे कि भग के ऊपर समान संरचना, गद्दी समान संरचना क्या है? मोना प्यूबिस। ठीक है। दूसरी बात हम कहेंगे कि ये जो मोना प्यूबिस है ये वशीय उत्कों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? वशीय उत्कों से मिलकर, यानी कि वशीय ऊतक मिलकर के क्या बना रहे हैं? मोना प्यूबिस बना रहे हैं। अच्छा, ये मोना प्यूबिस में एक्चुअली अलग क्या है? तो याद रखिएगा कि यौवन अवस्था में, कब की बात कर रहा हूं मैं? यौवन अवस्था में, यानी कि प्यूबर्टी आने पर क्या निकलते हैं? रोम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जैसे यौवन अवस्था आएगी, पीरियड साइकिल स्टार्ट होगा, तब यहां पर छोटे छोटे क्या निकलते हैं? रोम निकलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पैदा हो जाते हैं। उसके बाद में हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, लेबिया मेजोरा पे। लेबिया मेजोरा पे, जिसे हम आउटर लिप्स कहते हैं। लेबिया मेजोरा, जिसे अपन वृहद भगोष्ठ भी कहते हैं। क्या कहेंगे? वृहद भगोष्ठ भी कहते हैं। अच्छा, लेबिया मेजोरा क्या है? तो हम कहेंगे ऊपर की ओर दो ओष्ठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो ओष्ठ पाए जाते हैं। तो ये देखो, यहां से आप बड़ी स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये क्या है? बड़े ओष्ठ। तो बड़े ओष्ठ उपस्थित, यानी दो ओष्ठ रूपी संरचना क्या है? आउटर लिप्स। ठीक है, जिसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। अच्छा, ये जो बड़े ओष्ठ है ना, यहां पर बाहरी सतह पर तो क्या पाए जाएंगे? रोम। बाहरी सतह पर तो क्या है? रोम। आंतरिक सतह पर कोई रोम नहीं, क्योंकि बाहरी सतह किसके संपर्क में है? मोना प्यूबिस के संपर्क में है। तो बाहरी सतह पर तो क्या है? रोम। की सतह पर, आंतरिक सतह पर रोम नहीं पाए जाते। क्लियर बात है? उसके बाद में थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा इनर लिप्स। थर्ड पार्ट क्या होगा? इनर लिप्स, यानी कि लेबिया माइनोरा। अच्छा, ये लेबिया माइनोरा में क्या होगा? तो बेटा ये देखो, आउटर लेबिया मेजोरा ऊपर की तरफ, अंदर की ओर तरफ जब जाते हैं अपने पास में, ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर्स दिख रही है, यानी योनि द्वार वाली जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है, वहां पर दो ओष्ठ और पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? लेबिया माइनोरा कहेंगे। अब ये जो लेबिया माइनोरा है ना, ये भी कितने होंगे? दो। लेकिन यहां पर ना तो बाहरी सतह पर रोम होंगे और ना आंतरिक सतह पर रोम होंगे, दोनों की दोनों सतह प्लेन होंगी, चिकनी। उसके बाद में हम आते हैं क्लिटोरिस पर। ये जो क्लिटोरिस है ये लिख रहा है यहां पर, इसे हम बक शेप लिखते हैं। अच्छा, एक्चुअली में क्लिटोरिस है क्या? तो बेटा हम क्या कहेंगे क्लिटोरिस के लिए? कि नर के समान, यानी नर के सिसन के समान एक संरचना होती है जो मादा में अवशेषी होती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लिटोरिस। अब आप कहोगे सर अवशेषी तो यहां पर क्या काम है इसका? तो हम सिंपल बात कहेंगे कि मैथुन के समय यौवन इच्छा प्रकट करने का, यानी कि मादा को उत्तेजित करने का जो काम है, मैथुन को सुगम बनाने का जो काम है, मैथुन के लिए इच्छा प्रकट करने का जो काम है, वो क्लिटोरिस का है, जो लेबिया मेजोरा से जस्ट नीचे पाया जाता, गद्दी के समान संरचना होती है। फिर हम आते हैं यूरेथ्रल पोर पे। ये रहा यूरेथ्रा, ये रहा यूरेथ्रा। अच्छा, यूरेथ्रा कहां पाया जाएगा? तो मैं सिंपल कहूंगा क्लिटोरिस और वेजाइनल पोर, योनि छिद्र के बीच वाला जो भाग होगा वो यूरेथ्रा होगा। अच्छा, इसका क्या काम होगा? तो इसके लिए हम सिंपल बात कहेंगे, केवल मूत्र का उत्सर्जन करता है, मूत्र का उत्सर्जन करता है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करें
वेजाइनल ओपनिंग, लास्ट पोर्शन इसके। अच्छा, वेजाइनल ओपनिंग के लिए कहें तो मूत्र छिद्र के जस्ट नीचे कौन होगा? वेजाइनल ओपनिंग। यानी कि ये जो छोटा छिद्र दिख रहा है ना आपको, देखो ये वाला छिद्र, ये जो छिद्र दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? वेजाइनल ओपनिंग। कहां पाया जाएगा? मूत्र छिद्र के नीचे। क्लियर बात है? अच्छा, इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, देखो पहली बात तो जो ब्लीडिंग होगी मेस्टोसाइकिल के दौरान वो यूरेथ्रल छिद्र के द्वारा बाहर आएगा। मैथुन की क्रिया कहां से होगी? वेजाइनल पोर के द्वारा होगी। समझ रहे हो? और इस वेजाइनल पोर के दो चारों तरफ यानी कि ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे बार्थोलिन ग्रंथियां कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? बार्थोलिन। देखो ये बार्थोलिन। और ये जो बार्थोलिन ग्रंथियां होती है ना, ये वन पेयर्ड होती है। अच्छा, इनका काम क्या है? तो समझो, जब मैथुन की क्रिया होती है ना, तो उस समय योनि छिद्र को चिकना बनाने का जो काम है वो किसका है? बार्थोलिन ग्रंथि का। और अंत में हम कहें ये संरचना जो है वो एक प्रगाढ़ रूपी संरचना में खुलती है, दरार रूपी संरचना में खुलती है, जिसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और इन बाह्य जनेंद्रियों को संयुक्त रूप से, बाह्य जनेंद्रियों को संयुक्त रूप से हम भग कहते हैं या वोल्व कहते हैं। क्लियर बात है? इसके बाद में बेटा हम अगर बात करें एक और ग्रंथि की, तो वो होगी अपने पास में कौन सी होगी? स्तन ग्रंथियां। अब देखो, ये स्तन ग्रंथियां है, ये जो स्तन ग्रंथियां है या मेमरी ग्लैंड्स है, या है होगा, और ये प्रकार से प्रेजेंट होंगी। तो मैंने बताया था कि ये बताऊंगी कितनी पेयर्ड होंगी? वन पेयर्ड होंगी। अब हम ये जो स्तन ग्रंथियां हैं, ये जो स्तन ग्रंथियां हैं, किससे मिलकर बनी होंगी? तो आप है ग्रंथिलुता प्लस में वसा। में क्या लिखूंगा बेटा? वसा। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? स्तन ग्रंथियां बनाएंगे। अब देखो, इन स्तन ग्रंथियों के डायग्राम के लिए मैं एक पर्टिकुलर स्तन का डायग्राम बनाऊंगा, वहां पर मैं बहुत डिटेल से इस चीज को समझेंगे अपन, कैसे क्या होता है। यहां केवल थ्योरेटिकल पोर्शंस के रूप में बात करें तो स्तन ग्रंथियां जो है, देखो चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। स्तन ग्रंथियां जो है वो 15 से 20 स्तन पालियों की बनी होती है। ये लो बेटा, स्तन पालियों से बनी होंगी, जिन्हें हम मेमरी लोब कहते हैं। क्या कहेंगे? मेमरी लोब कहेंगे। अब याद रखो, ये जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, तो मैं क्या, स्तन पालियों में उपस्थित कोशिकाओं को मैं कहूंगा स्तन कूपिका। क्या कहूंगा बेटा? स्तन कूपिका। तो इनको मैं क्या लिखूंगा? मेमरी एल्वियोली। क्या लिखूंगा? मेमरी एल्वियोली। और इन्हीं एल्वियोली से बेटा, इन्हीं एल्वियोली से मिल्क जो होगा वो स्रावित होता है, सेक्रेट होता है, दुग्ध स्रावित होगा। अब स्तन कूपिकाओं से स्तन नलिकाएं निकलेंगी। स्तन कूपिका से क्या निकलेगा? स्तन नलिका, जिन्हें हम मेमरी ट्यूब्यूल्स कह दूंगा। अब ये जो मेमरी ट्यूब्यूल्स है ये स्तन वाहिनियों में खुलेंगी। देखो, तो मैं लिखूंगा स्तन नलिका से स्तन वाहिनी निकलती, जिन्हें हम डक्ट कह दूंगा। समझ रहे हो बात को? अब ये जो मेमरी डक्ट्स है ये खुलती है वृहद स्तन तुम्बिका में। मैं यहां पे स्तन वाहिनी
वृहद स्तन तुम्बिका में खुलती है। अब तुम्बिका का मतलब होता है बेटा एम्पुला। क्या कहूंगा मैं? एम्पुला, यानी कि मेमरी एम्पुला में खुलती है। अब ये तुम्बिकाएं जो होती है, ये जो तुम्बिकाएं जो होती है वो कहां खुलेंगी? दुग्ध वाहिनी में। कहां खुलेंगी? दुग्ध वाहिनी में खुलती है। अब दुग्ध वाहिनी का मतलब मिल्क डक्ट में खुलेंगी, और ये जो मिल्क डक्ट होती है या लैक्टिफेरस डक्ट होती है जो स्वतंत्र रूप से कहां खुलेंगी? निप्पल्स में खुलेंगी। और निप्पल से क्या निकलेगा बेटा? दूध बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? दूध बाहर निकलेगा। ये स्तन ग्रंथियां कंप्लीट होती है। तो आज कंप्लीट मादा प्रजनन तंत्र की बात होगी। अगला जो लेक्चर होगा बेटा उसमें हम बात करेंगे युग्मक जनन की, गैमेटोजेनेसिस की। वहां शुक्र जनन की भी बात करेंगे और अंड जनन की भी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को जो 12th क्लास में है या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सेंड कर सकते हो जहां एनसीईआरटी 2 एनसीईआरटी लाइंस मिलेंगी आपको। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो बेटा।